हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे आज आप लोगों को एक डेरिवेशन बताऊंगा स्टीफन्स लॉ का, जो कि हम करेंगे मैक्स प्लांक के द्वारा दिए गए प्लांक रेडिएशन लॉ की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी स्टीफन्स लॉ पूछा जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई उसका डेरिवेशन भी लग करके आता है। तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है आइए समझते हैं। तो इसके लिए, इस डेरिवेशन के लिए कुछ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट पहले से है जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर वैसे देखें कि ये जो डेरिवेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम इसकी बहुत बारीक बारीक बातों को अगर हम इस डेरिवेशन में लेंगे, तो हमने कई जगह पर इसीलिए उन सारी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए थोड़ा सा समराइज करके लिया हुआ है। जैसे कि वो समराइज एक सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने कर दिया है, जो लॉ आपको पता भी होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट नोट इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो सामने जैसे कि तीन चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं आपको ऑलरेडी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो 1879 में जो ये आया था ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो एमिसिव पावर होती है टोटल, या रेडिएटिव पावर जिसको हम कहते हैं, या एनर्जी जो होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। तो स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर भी चुके हैं, देख भी चुके हैं अदर मेथड से भी। तो E प्रोपोर्शनल है T टू द पावर 4 के, और इसका अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको सिग्मा हम कह रहे हैं यहाँ पे, और यही कहलाता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि सिग्मा की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी थी, ये वैल्यू किस तरीके से एक्चुअल में आती है यहाँ पर आज हम इसको निकाल करके देखेंगे भी। और दूसरा जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, दूसरा है प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन हम जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, फ्रॉम प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, प्लांक्स का जो रेडिएशन लॉ है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जब हम लिखते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, u ओमेगा dv इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब और 1 अपॉन e टू द पावर h न्यू ओवर kt माइनस 1। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने लिया हुआ है तो हमने यहाँ पर डी न्यू भी लगा दिया। जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो प्लांक रेडिएशन लॉ स्टूडेंट्स आया था 1900 में, यानी कि 1900 जो सेंचुरी थी हमारी वो स्टार्ट हो रही थी और ये 18th सेंचुरी का एंड है लगभग। तो कुछ सालों के बाद जब क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई तो प्लांक ने, हम जानते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड भी पूरी दुनिया को दिया था। तो किस तरीके से यहाँ पर मैंने आपसे जो अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, उन तीनों चीजों को यहाँ पर हमें यूज करना है। तो दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी ऑलरेडी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो हमें ड्राइव करना है यहाँ पर, इसी को हमें यहाँ पर प्रूव करना है, वेरीफाई करना है यूजिंग प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दोनों को आपस में मैच कौन कराएगा, वो एक अलग से डेरिवेशन है अगर कहें, या इस डेरिवेशन को अगर इसमें इंक्लूड कर देते तो ये काफी लेंथी डेरिवेशन हो जाता। तो उसको हमने समराइज करके दो लाइनों में यहाँ पर लिखा है ताकि आपके समझ में आ जाए डेरिवेशन क्या है वो, कि इन द स्टडी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ हॉट सरफेस, जब इसकी अलग से स्टडी की जा रही थी मैक्स प्लांक के द्वारा, तो उस टाइम पे उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनकी स्टडी करी और उन्होंने क्या पाया कि इट वाज फाउंड दैट द रेडिएटेड पावर इज रिलेटेड टू द एनर्जी डेंसिटी। उन्होंने एक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और जो एमिसिव पावर थी, रेडिएटेड पावर थी, उन दोनों के बीच में जब एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया तो वहां पर उन्होंने पाया कि इन दोनों के बीच में जो फैक्टर निकल के आता है वो क्या होता है, C/4 फैक्टर से वो आपस में एक दूसरे के रिलेटिव रहते हैं। तो इन तीन कंसेप्ट का स्टूडेंट हमें यूज करना होता है इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो आई थिंक आपका ऑब्जेक्टिव जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप समझ चुके होंगे। जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आई बटन में क्लिक करके ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम
लिख लेते हैं टू स्टैब्लिश अब हमें क्या स्टैब्लिश करना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ये हमें स्टैब्लिश करना है यूजिंग प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन से। तो यहां पे हम यूज करेंगे रिलेशन, वी यूज रिलेशन, और कौन सा रिलेशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया कि 3 बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं इसी को हम यहां पे लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन एमिसिव पावर एंड एनर्जी डेंसिटी। सो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ये अपने आप में एक अलग से कह सकते हैं डेरिवेशन है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इस डेरिवेशन को हमने यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख लेना है, और ये होता है हमारा ई न्यू से इसको हम डिनोट करेंगे। तो ई न्यू कैन बी रिटन एज C/4 U न्यू के। सो स्टूडेंट यहाँ पर 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप लोग। पहली जो इक्वेशन आई थी स्टूडेंट्स यहाँ पर U न्यू डी न्यू के टर्म्स में, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। और जो यहाँ पर हमने ये जो रिलेशन डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एमिसिव पावर एंड एनर्जी डेंसिटी, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो E न्यू लिखा हुआ है ये है क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखना है ये रेडिएटेड पावर ही है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने एनर्जी की बात करी थी और एक ग्राफ बनाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वहां पर हमने वेवलेंथ के टर्म्स में ग्राफ को डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा भी था इस ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ध्यान रखना है कि ई लैम्डा भी हम लोग यूज कर सकते हैं और ई न्यू भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन की बात हो रही है तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी न्यू के टर्म्स में ई न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। सो अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो हमारी है वो u ओमेगा डी न्यू के फॉर्म में है। तो इक्वेशन 2 जो यहाँ पर हमारी है इसमें डी न्यू अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पहले इक्वेशन का फॉर्म मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स या इस इक्वेशन को ई न्यू डी न्यू इक्वल्स टू C/4 U न्यू डी न्यू। तो इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डी न्यू को दोनों तरफ LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 से u न्यू डी न्यू की वैल्यू को हम कहां पर रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो इक्वेशन को हम यहां पर रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख देता हूं e न्यू डी न्यू इक्वल्स टू नाउ C/4। अब ये जो पूरी वैल्यू है u न्यू वाली इसको हम एज इट इज लिख देते हैं एक ब्रैकेट में। तो ये है 8 पाई h न्यू क्यूब बाई सी क्यूब। तो 8 पाई h न्यू क्यूब बाई सी क्यूब, और ब्रैकेट में इस टर्म को बहुत ही ध्यान से लिखेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी टर्म में मिस्टेक कर देते हैं। 1 अपॉन ई टू दी पावर, याद रखना है कि ये h न्यू अपॉन kt है, और जो माइनस का टर्म है वो अलग से है, kt के आगे माइनस नहीं है, ध्यान देना है। ये e की पावर का पूरा एक टर्म है और ये पूरा होल ब्रैकेट अगर कहें तब -1 है हमारा। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूं साथ में, और डी न्यू वैल्यू हमारे पास एज इट इज हम इसको उतार देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, केवल इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया है। तो अब यहां पर हमारा जो एम है वो है क्या, याद रखना है हमें स्टूडेंट, हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ निकालना है जो कि होता है E इक्वल टू सिग्मा T टू दी पावर 4, यानी कि जो टोटल एनर्जी है हमारी, रेडिएटेड एनर्जी है, हमारी रेडिएटेड पावर भी इसको कह सकते हैं, एमिसिव पावर भी कह सकते हैं, वो हमेशा सिग्मा टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू दी पावर 4 होती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं टोटल एमिसिव पावर, नाउ टोटल एमिसिव पावर फॉर
ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज। अब ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज की जो हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कहां से कहां चेंज हो सकती है। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज 0 से लेकर के इंफिनिटी तक चेंज हो सकती है। तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब कैसे ऑब्टेन हम कर सकते हैं, जब हम इसमें इंटीग्रेशन कर दें, बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है ई न्यू डी न्यू, इसको अगर हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी अगर हम लिमिट लें और इंटीग्रेट कर दें, तो वो जो टर्म निकल करके आएगा वही हमारी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को डिनोट करेगा। तो आइए देख लेते हैं यहां पर किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो E की जो वैल्यू होगी, ये E क्या है अब हमारा, E टोटल जिसको हम निकाल रहे हैं, और ये हमें E टोटल कैसे मिल रहा है, एनर्जी टोटल जो है वो यही वाली E की वैल्यू है, जिसको हम सिर्फ या E कहें या E टोटल कहें, एक ही बात है यहाँ पर। तो ये मिलेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पर इसकी लिमिट लेने पर, और साथ में हम इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं ई न्यू और डी न्यू वाले टर्म को, तो ये टर्म हमारा एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं, जो कि वैल्यू हमारी बन रही है C/4, और ब्रैकेट में हमारे पास 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब, और ब्रैकेट में फर्दर एक टर्म है हमारे पास 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू बाई kt माइनस 1, और ये पूरा का पूरा टर्म साथ में d न्यू हमारा लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं हम। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फर्दर कंसिडरेशन कर लेते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे, टू सॉल्व अबव इक्वेशन। एक कंसिडरेशन करना है, या कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट जो आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर क्या होगा वो स्टेप, कि यहाँ पर टू सॉल्व दिस इक्वेशन लेट अस कंसीडर। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा h न्यू अपॉन kt का जो टर्म है, इसको हम यहाँ पर स्टूडेंट्स मान लेते हैं x। ये इसलिए मान रहे हैं x यहाँ पर क्योंकि ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी बन जाए और इजी फॉर्म बन जाए, जिसको हम आसानी से कैलकुलेट यहाँ पर कर सकें। तो अगर हम h न्यू बाई kt की वैल्यू को x मान रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगर न्यू की वैल्यू को निकालना चाहें, तो इसी इक्वेशन से हम न्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, x, या इसको पहले लिख लेते हैं kt x अपॉन h कही जा सकती है। और इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो डी न्यू की वैल्यू है, अगर हम ये रखना चाहते हैं, तो न्यू में अगर हम डी न्यू का टर्म ले लें, तो ये कहलाएगा हमारा kt अपॉन h, क्योंकि ये तीनों तो कांस्टेंट है, और x के साथ हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर dx। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो कंसिडरेशन किया है इस वाली इक्वेशन को करने के लिए, इसको हम आसानी से यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आसानी से इसको हम आगे देख सके कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अभी इससे पहले हमने इक्वेशन 3 कंसीडर किया था, तो यहाँ पर इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4 दीज वैल्यूज। नाउ वी विल हैव एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट विल बी नाउ E इक्वल्स टू। तो ये E टोटल जो है, ये E टोटल क्या बता रहा है, रेडिएटेड एनर्जी को रिकमेंड कर रहा है। तो 0 टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर C/4। अब यहाँ पर वैल्यू हमें h न्यू बाई kt x रखना है, न्यू ये रखना है, और d न्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के हमें रख देनी है। तो 8 पाई, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, 8 और पाई कांस्टेंट वैल्यू है, h कांस्टेंट हमारे पास है, c क्यूब इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, न्यू क्यूब की स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा kt x बाई h वैल्यू है, तो तीनों को क्यूब के साथ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा k क्यूब t क्यूब x क्यूब अपॉन h क्यूब। तो इस तरीके से ये तीन वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और 1 अपॉन वाला जो टर्म होगा स्टूडेंट, वो लिखा जाएगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1।
इंटू डीवी की जो यहाँ पे डी न्यू की वैल्यू थी स्टूडेंट्स, वहां पर क्या हो जाएगा के टी डी एक्स अपॉन एच। तो के टी अपॉन एच इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर अब रख रहे हैं तो देखेंगे कि कुछ वैल्यू जिसमें स्टूडेंट्स ऐसी होंगी जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर h की अगर हम बात करें, h से h कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 है, 2 टाइम्स यहाँ पे 8 है तो 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल कर रहा है। और यहाँ पर c क्यूब दिया हुआ है स्टूडेंट्स और इधर c है तो c से इसका क्यूब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी बची वैल्यू है स्टूडेंट्स उनको हम एक साथ लिख लेते हैं और कुछ जो कांस्टेंट वैल्यू इनको हम इसके बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो बची वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट ये बचेगा 2 पाई और अपॉन में यहाँ पे c स्क्वायर है और k क्यूब t क्यूब अपॉन h क्यूब। अच्छा यहाँ पे ये देखिए k की यहाँ पर वैल्यू सिंगल पावर में इधर क्यूब है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएंगी, k की पावर 4 और t की पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सारी वैल्यूज हैं ये एक किसी न किसी कांस्टेंट के टर्म्स में यानी कि फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। तो बची हुई वैल्यू जो है इसको हम इधर अंदर लिख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी पावर के साथ। बचा हमारे पास x क्यूब अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनटू dx। तो इतना जो टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स ये है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो टर्म ये मिला हुआ है हमें, इस टर्म की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन है पूरा एक तरीके से, तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलती है ये पाई टू दी पावर 4/15 के फॉर्म में। तो इसका एक अपना अलग से पूरा डेरिवेशन है जो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगी, E इक्वल टू, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज 2 पाई k टू दी पावर 4 t टू दी पावर 4 अपॉन c स्क्वायर h क्यूब। ये पूरा का पूरा एक टर्म ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये पूरे कांस्टेंट्स ही हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें मिल रही है इसको भी ब्रैकेट में हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको अगर हम और सॉल्व करें, कन्फाइंड करके लिखें, तो जो हमारी एनर्जी की वैल्यू होगी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो इनके कांस्टेंट्स को सब एक साथ लिख लेते हैं। तो 2/15 एक साथ लिख ले रहा हूं, उधर 2 है अपॉन में 15 है। और ऐसे ही पाई जो है देखिए टोटल पाई की पावर 5 यहाँ पे हो गई, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे पावर है, टोटल 5 हमें मिल रही है। k की जो वैल्यू है 4 पावर है, t जो है टेम्परेचर इसकी पावर भी 4 हमें यहाँ पे मिल रही है और अपॉन में c क्यूब और c स्क्वायर और h क्यूब की वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे हमें ड्राइव होकर के मिला, ये स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ को ही यहाँ पर डिनोट कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है, अगर मैं इस सारी वैल्यू को, ये जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं, मींस कहने का क्या है कि ये पूरा का पूरा एक जो मैंने टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे टर्म को हमने सिग्मा का नाम दे दिया, कांस्टेंट का नाम दे दिया। और ये पूरी इक्वेशन जिसको हम नंबर दे सकते हैं, कोई इक्वेशन नंबर 4 तक हमने कंसीडर कर ली थी, तो इक्वेशन नंबर 5, या यहां से कहें E जो है प्रोपोर्शनलिटी निकल के आ रही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। तो स्टूडेंट्स ये 5 और 6 इक्वेशंस जो हैं यहां पर हम कह सकते हैं कि स्टीफन्स लॉ को, जो कि हमने प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन की हेल्प से ड्राइव किया है, उसको यहां पर एक्सप्रेस कर रही है। तो इजीली कन्वर्ट हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से किया है। और सिग्मा की जो वैल्यू है इसको भी हम स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू है जो हमने देखा भी था कि किस पर डिपेंड कर रही है, तो ये सारे फर्दर दूसरे कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। तो सिग्मा की वैल्यू देखिए किन किन वैल्यूज पर डिपेंड कर रही है। तो 2/15 है, पाई टू दी पावर 5, k टू दी पावर 4 अपॉन c स्क्वायर और h क्यूब। तो इन वैल्यूज पर, इन कांस्टेंट्स पर डिपेंड कर रही है। जहां पर पाई की वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट, के यहां पर याद रखना स्टूडेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सी
स्पीड ऑफ लाइट है और h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज को जो हम इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपने देखा ही है 5.67 इंटू 10⁻⁸ और इसकी यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स वो वॉट और मीटर -2 केल्विन -4। इस तरीके से हमें इसकी यूनिट भी जब वैल्यू सारी रखते हैं तो सॉल्व होकर के मिल जाती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर हाउ टू कन्वर्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, हाउ टू अचीव दिस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूजिंग द प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो 5 मार्क्स में या जिस अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर्स की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, तो इसको पूरा आप अपनी कॉपी पर लिख के नोट्स बना के रख सकते हैं ताकि आपको अगर ये एग्जाम में आता है तो आसानी से आपको हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी क्वेरीज आपके माइंड में कुछ अगर आ रही है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी नया समझ में आ पाया तो उसको जरूर मेंशन करिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी शेयर हो सके और बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।